हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैं आशा करता हूं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होगा। तो इस लेक्चर में हम पहले जो लाइट रिएक्शन है और जो डार्क रिएक्शन है और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम समराइज करेंगे ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, और इसके अलावा हम जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नीट का पैटर्न अब तक आपको पता लग गया होगा नीट एग्जाम का। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि एक, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, तो व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करना होगा। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो जहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको उन स्टेटमेंट में से करेक्ट या इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट चूज करनी होगी। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉलम बेस्ड, वहां पे आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे और आपको उन दोनों कॉलम को मैच करना होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम समराइज कर लेते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, लाइट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, चीफ पिगमेंट्स और हम एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बाकी के टॉपिक्स हम अगले सेशन में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो जो फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो वो ग्रीन की होते हैं बिकॉज दे कंटेन दी green color pigment known as the chlorophyll. So the plants, they contain a photosynthetic pigment that is known as the chlorophyll. Okay, mainly chlorophyll A is present. तो क्लोरोफिल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ओके, तो जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। दिस इज द मेन और द चीफ पिगमेंट। इसके अलावा क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन पिगमेंट। इसके अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एसेसरी पिगमेंट्स को हम सहायक पिगमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, ये सारे होते हैं हमारे एसेसरी पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेसिस को हम सिंपल वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। Okay, yeah, you can say conversion of light energy, okay, into the chemical energy, and the chemical energy is later on converted into sugars. Okay, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है? शुगर्स बनती है, और जो मोस्ट सिंपल शुगर होती है वो होती है ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और सबसे सिंपल जो शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो होती है ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन अप बाय द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा एंड यूज्ड फॉर मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रिंसिपली ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोज आगे चल के स्टार्च बनाता है विच इज द स्टोरेज प्रोडक्ट इन द प्लांट्स। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे? आगे दोबारा हम बात कर लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि वो दूसरे
किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते, वो अपना खाना है जो अपना फूड है वो खुद बना सकते हैं, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो आप लिख सकते हैं व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, क्लियर। अब ऑटोट्रॉफ्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब जो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स दे यूटिलाइज लाइट, ओके, और दे यूज लाइट for preparing their food. See, so they use light for the preparation of food. Okay, clear? फोटो ऑटोट्रॉफ्स के अलावा एक और होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं दे यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर प्रिपेयरिंग दी फूड या एनर्जी, दे यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस for preparation of the food. ओके, या दे यूज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर जनरेटिंग एनर्जी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं फॉर जनरेटिंग एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता लग गया आप ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, इट कैन कैप्चर द लाइट एनर्जी। और वी कैन से जो लाइट एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। जो लाइट में एनर्जी होती है वो फोटॉन्स के रूप में मौजूद होती है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट, बोथ चीफ पिगमेंट विच इज द क्लोरोफिल ए एज वेल एज द एसेसरी पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। ठीक है, एंड देन द लाइट एनर्जी इज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू द chemical energy during the light phase, and in the dark phase what happens, the products of the light reaction are converted into sugars in the dark reaction। तो light reaction में क्या होता है, light reaction में जो light energy है that is converted into the chemical energy। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो दो फेजेस में होती है। ठीक है, पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, इन दिनों के बारे में हम भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसकी फिक्सेशन हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के सेल्स के अंदर कैसे जाती है, थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कहां मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा लीव्स की एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है, सो द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द स्टोमेटा एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर is taken up in the leaves through stomata and it is converted into carbohydrate। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिक्सेशन, या इसको आप CO2 रिडक्शन भी कह सकते हैं। फाइनली अंत में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर बनते हैं, और क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज बनता है
एंड लेटर ऑन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। बाद में जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च में कन्वर्ट हो सकता है, वो सेलुलोज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें, वहां पे जो स्टार्च होता है, इट इज द स्टोरेज मटेरियल या इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल। तो स्टोरेज मटेरियल इन प्लांट्स इज स्टार्च, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में स्टोरेज मटेरियल क्या होता है, वो होता है स्टार्च, ठीक है। पर सबसे पहले जो शुगर बनती है वो होती है ग्लूकोज। तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर। क्लियर है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट था, उसके बेसिस पे डिस्कवर हुआ था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है। अब ग्रीन पार्ट्स में क्या होता है, वहां पे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दीज आर इन्वॉल्व इन कैप्चरिंग दी सनलाइट, ठीक है। तो आपको जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट थे, जोसेफ प्रीस्ले, उन्होंने कहा था, उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आएंगे ना उससे, उनकी डिस्कवरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंगलमैन थे, उन्होंने क्या किया था, उसकी डिस्कवरी के बारे, उनकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ना। विद इन द लीव्स द मेसोफिल सेल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ हो रही है, वो हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि लीव्स में मौजूद होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हम बोल सकते हैं इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको यह भी पता होना चाहिए एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ठीक है। इसमें खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, खुद का डीएनए होता है इसमें, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए, ठीक है। अब आपको जो थ्योरी थी उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी था दैट वाज एनगल्फ्ड बाय अ सेल, उसके बाद उन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ और जो ब्लू ग्रीन एल्गी था फिर वो क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं पहले केल्विन साइकिल के बारे में, ठीक है। केल्विन साइकिल इज द पार्ट ऑफ द डार्क, केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल होता है C3 साइकिल, ठीक है। इसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। बायोसिंथेटिक्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस तो होती है इसमें, पर इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। बायोसिंथेटिक फेज, और जो भी रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कंबाइंड विद द 5 कार्बन शुगर ribulose bisphosphate RUBP by the enzyme Ribisco to form 2 molecules of 3-phosphoglycerate, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर में वो RUBP के साथ जुड़ती है। RUBP क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन कंपाउंड है। ये आपस में मिलके क्या बनाता है, इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglyceraldehyde, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यह है 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate या 3-phosphoglyceric एसिड, ठीक है। अब यहां पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कार्बन कितने थे, यहां पे 6 कार्बन थे टोटल, तो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो 2
molecules of 3 carbon compound 3 phosphoglyceric acid is produced. ओके, तो तभी इस साइकिल को हम कहते हैं C3 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है. दैट्स व्हाई केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज दी C3 साइकिल. तो ये सब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के दौरान हो रहा है. नेक्स्ट फेज है रिडक्शन फेज. अब रिडक्शन फेज में क्या होता है, जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे, ठीक है, वो यहां पे यूज होते हैं. दीज आर यूज टू कन्वर्ट 3 phosphoglyceric एसिड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो ये क्या है, ये रिडक्शन हो रही है यहां पे, तभी इसको हम कह रहे हैं रिडक्शन. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 3 phosphoglyceric एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो 3 phosphoglyceric एसिड के 2 कंपाउंड थे, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के भी 2 कंपाउंड्स बनेंगे. ठीक है, और यहाँ पे जो ATP और NADPH है जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे, उसका यहाँ पे उपयोग हो रहा है. अब लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP. सो RUBP जो होता है रिबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट. ठीक है, इसकी रीजनरेशन बहुत ही जरूरी होती है. और इसकी रीजनरेशन क्यों जरूरी होती है, टू कंटिन्यू दी केल्विन साइकिल. अगर RUBP ही अवेलेबल नहीं होगा तो साइकिल स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होता है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ठीक है, रिडक्शन फेज के द्वारा, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, और जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर RUBP रीजनरेशन में इस्तेमाल होते हैं. एंड दिस एंश्योर द साइकिल कैन कंटिन्यू. ठीक है, और इस स्टेप में ATP की कंजप्शन होती है. ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स. तो जो रिमेनिंग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं, कुछ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होते हैं वो RUBP की रीजनरेशन करते हैं, और जो बाकी के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया. ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज. एनर्जी स्टोरेज के लिए क्या यूज हो जाएगा, स्टार्च यूज हो जाएगा, और एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दी प्लांट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, क्लियर है. यहां पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, रुबिस्को. उसका नाम होता है रुबिस्को. ठीक है, अब रुबिस्को जो होता है एंजाइम, दिस एंजाइम इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, या बोल सकते हैं हम प्रेजेंट इन दी प्लांट्स. ठीक है, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी प्लांट्स. तो रुबिस्को की डुअल एक्टिविटी होती है, आपको पता है. रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी हो सकती है और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी होती है. अब जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जो रुबिस्को एंजाइम जो होता है, ठीक है, उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में क्या होता है, रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा. ठीक है, और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी में क्या होगा, जो RUBP है वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा. ठीक है, क्लियर. तो हम लिख सकते हैं रुबिस्को हैज डुअल एक्टिविटी. फर्स्ट इज द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी. तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में क्या होता है, जो इसमें क्या होगा, RUBP जो होगा, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा. ठीक है, और ये क्या बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. फिर क्या बनेगा इसके बाद, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और फिर अंत में क्या बनेगा, ग्लूकोज. और इसके अलावा RUBP रीजनरेशन भी होगी. ऑक्सीजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, जो RUBP है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और फिर इट विल लीड टू फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, क्लियर है. जब भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी
तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रूबिस्को कब शुरू शो करता है? व्हेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। ठीक है, व्हेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द इन्वायरमेंट, तब फोटो रेस्पिरेशन होता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? ड्यूरिंग वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तब भी इट फेवर्स दी फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहां पे रूबिस्को एंजाइम होता है, ये इन्वॉल्व होता है केल्विन साइकिल में, यानी कि C3 साइकिल में। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है प्लांट्स में। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं व्हाट आर दी सबस्ट्रेट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो सबस्ट्रेट क्या होगा? ये दोनों सबस्ट्रेट्स हैं। अलॉन्ग विद सनलाइट ऑल्सो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सिंपल कंपाउंड्स है। दीज आर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। And these simple inorganic compounds are converted into here complex organic compound। तो जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कॉम्प्लेक्स है, तभी हम इसे यहां पे कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। वैसे दिस इज द सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है, और यहां पे क्या देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? अब आप डिफाइन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। इट इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, okay, or you can say it is the combination of carbon dioxide and the water in the presence of sunlight, in the presence of the sunlight and the photosynthetic pigment chlorophyll. Okay, so it is the conversion of simple organic compounds such as carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to give rise to organic compounds, which is glucose here, and in this process oxygen is also released। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे रिलीज हो रही है। अब ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है? इट इज रिलीज ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर। ये आपको याद रखना है, इट इज रिलीज एट ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ द फोटोलिसिस? कहां पे होता है? ये होता है फोटोसिस्टम 2 में। फोटोसिस्टम 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब वाटर की फोटोलिसिस जब होती है तो क्या रिलीज होता है? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और प्रोटॉन्स बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होती है यहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, प्रोटॉन्स आर रिलीज एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो इवॉल्व। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2H2O। ठीक है, दिस विल गिव राइज टू 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, क्लियर? दिस इज नोन एज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, तो लाइट रिएक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन, ठीक है, के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, मैंने आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन है इसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। ठीक है, हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है,
तो लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और इसको हम कभी कभार हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। फिर डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, और केल्विन साइकिल भी से हम कह सकते हैं, या C3 साइकिल। क्लियर? अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH। इनकी प्रोडक्शन होती है। सो दीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो यहां पे क्या होता है लाइट रिएक्शन में? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब ATP एंड NADPH। सो जो ATP और NADPH होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर रिड्यूस्ड कोएंजाइम। These are reduced coenzymes। ठीक है, क्लियर? अब these ATP and NADPH these are utilized in the dark reaction। ये डार्क रिएक्शन में ये यूज होते हैं। ठीक है, ये दो ATP है NADPH है। तो डार्क रिएक्शन में क्या आप लिख सकते हैं? यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द light reaction। There is a use of the product of the light reaction which are NADPH and ATP to produce what? To produce sugar molecules, or you can say to produce glucose and other carbohydrates such as starch and cellulose। ठीक है, ये होगा लाइट रिएक्शन, ये होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा C3 साइकिल। ठीक है, इसके अलावा C4 साइकिल भी होता है। ठीक है, जहां पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एक 4 कार्बन कंपाउंड। तो वहां पे क्या होता है? जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और फिर वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तभी हम उसे C4 साइकिल बोलते हैं। फिर आपको पता होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर मैलिक एसिड फर्दर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, फिर वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो फिर C3 साइकिल में एंटर करता है। ठीक है, क्लियर है? फिर आपको पता होना चाहिए कैम पाथवे के बाद में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, उसके अलावा आपको फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैम प्लांट जो होते हैं दे बिलोंग टू दी फैमिली क्रेसुलेसी, तभी हम उसे बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही है? देयर इज अ टेम्पोरल सेपरेशन, टाइम के बेसिस पर वहां पे सेपरेशन होती है। ठीक है, और C4 प्लांट्स में क्या होती है? स्पेशियल सेपरेशन। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग सेल्स मौजूद होते हैं C4 साइकिल में। आपको क्रैन्स एनाटमी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्रैन्स एनाटमी होता है C4 प्लांट्स में। तो वहां पे क्या होता है? इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 बार होती है। पहली होती है मीजोफिल सेल्स में और फिर दूसरी होती है बंडल शीथ सेल्स में। ठीक है, क्लियर? सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। जल्दी से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ absorbed by a pigment। Now it represents the amount of light absorbed by the pigment। ओके, ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय अ पिगमेंट। और इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ अब्सॉर्ब्ड बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट। अगर हम क्लोरोफिल ए के बारे में बात करें तो क्लोरोफिल ए किस किस वेवलेंथ पे कितनी कितनी लाइट अब्सॉर्ब करता है। फिर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो वो क्लोरोफिल बी पिगमेंट जो है वो कौन कौन सी वेवलेंथ पे कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब करता है। वैसे ही कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात कर सकते हैं, हम जेंथोफिल के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो पिगमेंट्स है वो कौन कौन सी वेवलेंथ पर कितनी कितनी लाइट अब्सॉर्प्शन शो करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट शोज द इफेक्ट ऑफ different wavelength of the incident light on a particular biological process, such as the oxygen evolution at different wavelength, and it represents the overall rate of the photosynthesis. ठीक है, क्लियर? तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्शन स्पेक्ट्रम भी होता है हमारा, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे जो अलग अलग वेवलेंथ पर, जो अगर आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ले लें, पहले तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो अलग अलग वेवलेंथ पर कितनी ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूं कि अलग अलग वेवलेंथ पर, ठीक है, अगर हम प्लांट को किसी भी लाइट से एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे हमें उसे विजिबल लाइट से एक्सपोज किया, तो विजिबल लाइट में आपको पता है 400 to 700 नैनोमीटर होती है। तो वहां पे अलग अलग वेवलेंथ मौजूद है। तो अलग अलग वेवलेंथ पे कितनी ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ द biological process or in this case you can say the amount of the oxygen evolved at different wavelengths of incident light, this is known as the action spectra. अब आपको यह भी पता होना चाहिए जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है वो रेड रीजन और ब्लू रीजन में होती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पे जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है, maximum absorption takes place in the red region and the blue region. ठीक है, और जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो रेड रीजन में होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है नीट एग्जाम में, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है रेड रीजन में। ठीक है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है। तो रेड रीजन जो होता है वो अराउंड 700 नैनोमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू रीजन है, ठीक है, वो 400 नैनोमीटर के अराउंड अगर होता है, तो आप देख सकते हैं ऑल दो रेड लाइट इज ऑफ हायर वेवलेंथ, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, फिर भी उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है, आपको याद रखना है हायर द वेवलेंथ लेसर विल बी द एनर्जी, लोअर द वेवलेंथ हायर विल बी द एनर्जी। ओके, दोबारा मैं बता देता हूं, हायर द वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उस लाइट की एनर्जी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, क्योंकि ब्लू लाइट की एनर्जी रेड लाइट से ज्यादा है। पर क्या होता है, रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्यों होती है? क्योंकि रेड लाइट जो होती है उसमें जो एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, वो जो पिगमेंट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो रेड लाइट को, या तो रेड लाइट की जो एनर्जी है उसको बहुत ही एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होती है। तो यू कैन से ऑल्दो द रेड लाइट has less energy as compared to the blue light, still the maximum photosynthesis is shown in the red region of the visible spectra. Why? Because most of the energy present in the red light is absorbed by the photosynthetic pigments. Okay, and less energy is wasted while
if we talk about the blue light, most of the energy is wasted and some of the energy is absorbed. Okay, and that leads to the maximum absorption in the red region. तो red region, ठीक है, रेड रीजन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इसलिए होती है क्योंकि जो भी एनर्जी होती है रेड रीजन में, चाहे वो ब्लू लाइट से अगर कम भी है, ठीक है, फिर भी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन रेड लाइट में ही होती है क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है वो एफिशिएंटली अब्जॉर्ब कर पाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। आइए अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको पता है, ठीक है, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया था, और क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल इट इज द पोरफायरिन डेरिवेटिव विद मैग्नीशियम एटम्स इन द सेंट्रल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, तो पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है ये, आपको याद रखना है, इट इज अ पोरफायरिन डेरिवेटिव, और इसके सेंटर में मैग्नीशियम एटम मौजूद होता है। ठीक है, विद मैग्नीशियम एटम इन द सेंट्रल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। इसको हम टेट्रापायरोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पोरफायरिन, ठीक है, पोरफायरिन कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, तभी हम इसे टेट्रापायरोल भी बोलते हैं। 4 पायरोल रिंग्स यहाँ पे मौजूद होती हैं, 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, दिस 4 पायरोल रिंग्स मेक्स दिस पोरफायरिन रिंग। ठीक है, और इन चार पायरोल रिंग जो होती है उसके सेंटर में मैग्नीशियम एटम मौजूद होता है। अब जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को तभी हम टेट्रापायरोल कह सकते हैं विद 4 नाइट्रोजन एंड दी कार्बन। यहां पे 4 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरोफिल का तो आप देख सकते हैं पोरफायरिन जो बना होता है, पोरफायरिन इट इज मेड अप ऑफ टेट्रापायरोल। ठीक है, और वहां पे नाइट्रोजन एटम्स भी मौजूद होते हैं। तो हर चार पायरोल रिंग्स है, तो हर एक पायरोल रिंग में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तभी 4 नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, और इसके अलावा कार्बन एटम्स भी मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। तो क्लोरोफिल ए जो होता है, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये जो है हमारा होता है चीफ पिगमेंट। अब इट अब्सॉर्ब्स विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट विच इज नोन एज द विबग्योर। तो द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट है, उसे हम कहते हैं विबग्योर। और इसे हम विजिबल स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दिस रीजन वी कैन, हम यहाँ इस रीजन में हम देख सकते हैं, वी कैन परसीव लाइट। ठीक है, इन दिस रीजन। अब विबग्योर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो देयर आर 7 कलर्स, ठीक है, इन द विजिबल लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड दी रेड। ठीक है, और विजिबल स्पेक्ट्रा होता है वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। अब द क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करें, तो वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है ब्लू रीजन और रेड रीजन में, और तभी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मैक्सिमम होती है ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए ब्लू और रेड रीजन में से भी किस में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप करेंगे रेड रीजन में। ठीक है, तो मैक्सिमम रेड रीजन में होती है, फिर होती है ब्लू रीजन में, और मिनिमम होती है ग्रीन रीजन में, क्योंकि ग्रीन लाइट होती है वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ग्रीन रीजन में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है। अब एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। तो चीफ पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए। एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्लोरोफिल बी, जो कि येलो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फिर होते हैं कैरोटीनॉइड्स, जो कि येलो ऑरेंज कलर के होते हैं और रेड कलर के होते हैं। फिर होते हैं ज़ेंथोफिल, जो कि येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एसेसरी पिगमेंट्स। अब एसेसरी पिगमेंट्स का रोल क्या होता है? ठीक है, तो इनका रोल क्या होता है एसेसरी पिगमेंट्स का? दे अब्सॉर्ब हाई लाइट इंटेंसिटी। तो अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, दे अब्सॉर्ब दी हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? एंड दे ट्रांसफर दी एनर्जी टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर।
ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं, हाई लाइट रेडिएशंस होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में मौजूद होती है उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये उस एनर्जी को एनर्जी रिएक्शन सेंटर की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो अगर एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो इट कैन लीड टू द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द व्हाट इट कैन लीड टू द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ज़ैंथोफिल, इन सब का रोल क्या होता है? इट प्रिवेंट्स दी फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल। तो जो भी लाइट है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं लाइट को रिएक्ट टुवर्ड्स दी रिएक्शन सेंटर। अब जो रिएक्शन सेंटर जो होता है वो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो अगर हम रिएक्शन सेंटर के बारे में बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। तो जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है इट इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो आपको ये भी याद रखना है कि लाइट रिएक्शन की साइट कौन सी होती है और डार्क रिएक्शन की साइट कौन सी होती है। तो लाइट रिएक्शन होता है हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? थाइलाकॉइड में, और डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। अब कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से मौजूद होते हैं? फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो बना होता है एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जिसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, नाउ द रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ द क्लोरोफिल ए विद मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन एज 700 नैनोमीटर। फिर होता है फोटोसिस्टम 2। जो फोटोसिस्टम 2 होता है वहां पे जो रिएक्शन सेंटर होता है इट कंसिस्ट ऑफ द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होती है इट इज एट 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 जो हो गया वहां पे जो क्लोरोफिल ए होता है उसको हम बोलते हैं, या रिएक्शन सेंटर को हम बोलते हैं P680, यानी कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन उसकी है 680 नैनोमीटर पे। और जो फोटोसिस्टम 1 होता है उसको हम बोलते हैं P700, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसकी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रही है 700 नैनोमीटर पे। ठीक है, अब दूसरे और प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। एक होता है साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद एटीपी सिंथेस, ये भी एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। आपको पता है एटीपी सिंथेस जो होता है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं F0 और F1। अब जो F0 होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। और F1 जो होता है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जब भी हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इसके थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो F0 के थ्रू पास करते हैं हाइड्रोजन आयंस। आपने पढ़ा होगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में ये। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट देन द इलेक्ट्रॉन्स they flow back to the stroma through F1 and this causes the conformation change is the F1 and that leads to the synthesis of ATP। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस हमें पता है दो चीज में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है,
लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द एंटीना एंड फनल टू द स्पेशल क्लोरोफिल ए दैट आर नोन एज द रिएक्शन। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उन्हें हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइट क्या होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इसकी साइट होती है। इसका पर्पस क्या होता है, तो दीज रिएक्शन हार्नेस लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो इसमें क्या होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है लाइट रिएक्शन के दौरान। ठीक है, फिर ये जो एटीपी और एनएडीपीएच दीज आर यूज्ड इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि दीज आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं ब्रीफली हम। तो यहां पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल and other pigments in the thylakoid membrane which excites the electron. Now these electrons then pass through a series of electron transport chain generating ATP and NADPH. तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो वहां पर आपने देखा होगा दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं एक में, और एक में सिर्फ एक फोटो सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है। तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब एक्साइट होता है तो क्या होता है वहां पे, दैट इलेक्ट्रॉन देन एंटर्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, देयर इज अ डाउनहिल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। और इस प्रोसेस के दौरान एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से पहले तो एटीपी का सिंथेसिस होता है, और इसके अलावा अंत में क्या होता है, एनएडीपीएच की प्रोडक्शन भी होती है। तो जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए आपको यही समझना है कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये एटीपी और एनएडीपीएच है, इनका फिर उपयोग कहां पे होता है, डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन का होता है स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट में। और क्या होता है, जो एटीपी और एनएडीपीएच है, दीज आर यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दी ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रही है। फिर यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड बाय द एंजाइम रूबिस्को resulting in the formation of 3-phosphoglycerate। ठीक है, फिर ATP and NADPH produced in the light dependent reactions are used to reduce 3-phosphoglycerate या 3-phosphoglyceric acid to glyceraldehyde 3-phosphate which is then used to synthesize glucose and other carbohydrate। तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होती है, दे आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। अब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ठीक है, दीज आर ऑर्गेनाइज इन टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं हमारे, दीज आर ऑर्गेनाइज इन टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विद इन दी फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, दो फोटोसिस्टम मौजूद होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में। ठीक है, तो ये एक इमेज है जो आपको दिखा रही है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये हो गए आपके एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, और ये आपका हो गया रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर आप देख सकते हैं। तो फोटॉन्स, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी जो होती है वो अब्सॉर्ब करते हैं ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या एंटीना मॉलिक्यूल्स भी आप इसे कह सकते हैं। फिर ये लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। फिर रिएक्शन सेंटर विच इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, ये एक्साइट होता है एंड द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होगी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसके बाद दिस इलेक्ट्रॉन which is excited due to the absorption of these photons, okay, this electron will enter the electron transport chain leading to the synthesis of or generation of ATP
एज वेल एज NADPH। ठीक है, क्लियर। तो ये इमेज आपको एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स शो कर रही है। दो प्रकार के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि दो प्रकार के फोटो सिस्टम में मौजूद होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 इज प्रेजेंट इन दी फोटो सिस्टम 1 एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 इज प्रेजेंट इन दी फोटो सिस्टम 2। अब दो फोटो सिस्टम होते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फोटो सिस्टम 1 जो होता है उसमें जो क्लोरोफिल ए होता है उसको हम बोलते हैं P700 क्योंकि उसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन 700 होती है। फोटो सिस्टम 2 जो होता है उसमें जो क्लोरोफिल होता है रिएक्शन सेंटर में उसको हम बोलते हैं P680 क्योंकि उसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर में होती है। नाउ आफ्टर अब्सॉर्बिंग लाइट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड ट्रांसफर्ड थ्रू फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 एंड फाइनली NAD, ठीक है, जिसकी वजह से NADPH बनता है, NADPH बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान एक प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बनता है विच इज मेड अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना बहुत जरूरी है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स दे मूव डाउन हिल, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो। तो प्रोटॉन्स जो स्ट्रोमा में होते हैं, स्ट्रोमा से वो फिर इनर मेम्ब्रेन में, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन यहां पे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट, पर इसके बाद क्या होता है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो वापस जो प्रोटॉन्स हैं फिर वो वापस स्ट्रोमा में चले जाते हैं। दिस इज नोन एज द ब्रेकडाउन ऑफ द, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रिटर्निंग ऑफ द प्रोटॉन्स बैक टू द स्ट्रोमा। दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्लियर। अब ये किसके थ्रू होता है, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेस। इसको हम ATP सिंथेस बोलते हैं। ATP सिंथेस के मैंने आपको पार्ट बताए थे, इट इज मेड अप ऑफ F0 एंड F1 पार्ट। तो प्रोटॉन्स यहां से दे फ्लो बैक टू द स्ट्रोमा, और प्रोटॉन्स फर्स्ट दे पास थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट जिसको हम बोलते हैं F0। तो F0 से वो पास करते हैं, और जब वो पास करते हैं F0 से तो क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे होता है ATP सिंथेस, ऐसा लगता है। ये होता है F1 पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका F0 पार्ट। तो F0 पार्ट जो होता है वो मेम्ब्रेन में होता है, तभी उसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब प्रोटॉन्स यहां से दे आर गोइंग बैक टू दी स्ट्रोमा। ठीक है, प्रोटॉन्स अभी F0 से पास करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिस कॉजेज द कन्फर्मेशन चेंज इन दी F1, और इस कन्फर्मेशन चेंज की वजह से क्या होता है, ADP combines with inorganic phosphate and it is converted into ATP। ठीक है, ये केमिक ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है which was given by Michel। ठीक है, तो breakdown of the proton gradients due to the movement of through the F0 part of ATPase, also known as ATP synthase, releases enough energy for the synthesis of the ATP। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ATP जनरेशन होता है। अब वाटर की स्प्लिटिंग के बारे में भी हमने पता था, वो फोटो सिस्टम 2, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2। ठीक है, और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा ऑक्सीजन की रिलीज होती है, और इसके अलावा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, तो आपको फोटो सिस्टम 2 यहां पे है, यहां पे क्या हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की फोटोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 लाइट अब्सॉर्ब करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है,
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट देन इट विल फिल द गैप इन द फोटोसिस्टम टू। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्टेट में पार्ट लेगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम डाउन हिल मूवमेंट। और इसके दौरान एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जिसकी वजह से बाद में एटीपी जनरेशन होती है। तो ये हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, और जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।